फ्रांस का जो विजिट था पीएम मोदी का, वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। इवन के आप खुद भी न्यूज़ के साथ काफ़ी ज़्यादा इन टच रहती हैं, तो आपको आइडिया होगा कि चंद्रयान 3 जब लॉन्च हुआ है उस वक़्त पीएम मोदी इंडिया में मौजूद नहीं थे, बल्कि वो फ्रांस में थे। और फ्रांस में उनको जितना ज़्यादा जो है वो ऑनर दिया गया, जितना ज़्यादा जो है उनको प्रेज़ किया गया, और जिस तरह से जो एक अलग ही एक देखने को मिला हमें, इंडिया का एक अलग ही हमें रंग देखने को मिला, वो हम लोगों ने खुद देखा। सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड जो है वो दिया गया पीएम मोदी को, और उसके बाद जो है चंद्रयान के बारे में बहुत ज़्यादा तारीफ की गई फ्रांस की तरफ से। इवन वो जो फ्रेंच एस्ट्रोनॉट है वो भी ये कहते नजर आए कि इंडिया इज गोइंग इनटू द एग्जैक्ट राइट डायरेक्शन। ये एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल, बहुत इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट मैं कहूँगी कि दौरा रहा, विजिट रहा पीएम मोदी का फ्रांस में। उसके बाद उन्होंने जो यूएई का विजिट किया है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट मैं कहूँगी कि सिग्निफिकेंट है जैसे फ्रांस का था। और उसके बाद जो पीएम मोदी जो है यूएई गए, इवन के मैं ये भी देख रही थी न्यूज़ के अंदर, आर्टिकल्स के अंदर, के उनकी तरफ से जो है ट्वीट किया गया यूएई के प्रेसिडेंट की तरफ से कि हम लोग वार्मली वेलकम करते हैं एंड वी फाइंड इट एज अ प्लेजर कि पीएम मोदी जो है वो हमें विजिट कर रहे हैं। उसके बाद बहुत सारे डेवलपमेंट्स पर बात हुई, बहुत ज़्यादा। अब अगर हम लोग ग्राउंड रियलिटीज़ की तरफ चलते हैं तो इंडिया के ट्रेड पार्टनर्स की बात कर लेते हैं। तो इंडिया के ट्रेड पार्टनर्स में यूएई इटसेल्फ 3rd नंबर पर आता है। और ये अभी की बात नहीं है रिबाहा, अगर हम लोग तकरीबन आज से 8 माह पहले जाएं तो यूएई और इंडिया के दरमियान एक और मुआहदा हुआ था $100 बिलियन की ट्रेड का, और उसके अंदर जो है इन लोगों ने जो है डीडॉलराइजेशन की बात की थी। उसके अंदर उन्होंने गोल्ड के साथ ट्रेड करने का जो है वो एक फैक्टर जो है हमें नजर आया था। अब उसके बाद जो है प्रॉपर्ली वो लोग दरहम और रुपीस में बात करने का सोच रहे हैं। डीडॉलराइजेशन की बात जब भी यूएई और इंडिया की तरफ से की जा रही होती है तो उनकी बात तो की गई, लेकिन उस पर जो डेवलपमेंट्स थी वो फाइनली हमें नजर आना शुरू हो गई है। और ये अब जुबानी बात नहीं रह गई, बल्कि इसके रिटन प्रूफ्स आना सामने आ गए हैं। जैसे कि एक प्रेस रिलीज की अगर हम बात करें, आरबीआई की तरफ से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक प्रेस रिलीज का जो है वो सामने आया, जिसके मुताबिक वहाँ पर प्रॉपर जो है एक एग्रीमेंट जो है उसको दिखाया गया कि एक एग्रीमेंट साइन हो रहा है जिसके मुताबिक दिरहम और रुपी की ट्रेड को जो है प्रमोट किया जाएगा। एक तरफ तो चंद्रयान 3 लॉन्च करने के बाद पीएम मोदी को बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की ऑफर्स आ रही हैं, इंडिया को पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है, फ्रांस के साथ बड़े प्रोजेक्ट साइन हो रहे हैं, यूएई के साथ हो रहे हैं, अमेरिका उनको जो है ना अप्रिशिएट कर रहा है। इन तमाम चीजों के ऑपोजिट साइड पे अगर हम देखें, पाकिस्तान को टेररिस्ट कंट्री डिक्लेयर किया गया है बाय इंडिया, और उसका इमेज बदलने की बजाय अब हमारे साथ करंट सिनेरियोस में हो ये रहा है कि पाकिस्तान के अंदर एक दिन हमला हुआ, रावलपिंडी वाली साइड पे 12 सोल्जर्स मारे गए, फिर हुआ बलूचिस्तान में 9 सोल्जर्स मारे गए। इस तरह के हर आए दिन, और कहना ये है पाकिस्तानी हुकूमत का कि अफगान तालिबान की जानिब से हो रहा है, जिस पे हिंदुस्तान वालों ने जवाब दिया कि ये टेट फॉर टैट हो रहा है, आप लोगों ने हमारे साथ किया था तो ये बदला, कर्मा, इट्स व्हाट कर्मा एक्चुअली इज। क्या कहोगे आप इस पे, क्या चल रहा है? देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, और आपने पहली बात छेड़ी कि इंडिया जो है आफ्टर चंद्रयान 3 जो है वो जब से लॉन्च हुआ है तब से ही इंडिया को बहुत बड़ी बड़ी डील्स मिलने शुरू हो गई है। तो मैं आपको बोलना चाहूंगी, जब से प्रधानमंत्री ने देश को संभाला है ये तब से ही है। ये आप इससे पहले भी देख रहे थे कि जब वो ऑस्ट्रेलिया गए थे तो उनका कैसे वेलकम किया गया, या आपने इमार की जो बिजनेस डील साइन हुई तब भी आपने देखा। ये बहुत सारी बिजनेस डील जब यूएस के साथ, बाकी फॉरेन कंट्रीज के साथ साइन हुई, ये तब भी आपने देखा। ये सिर्फ चंद्रयान की लॉन्चिंग के दौरान नहीं हुआ। और सेकेंड थिंग आपको मैं बोलना चाहूंगी कि चूंकि इस तरीके से पाकिस्तान पे आज हमले हो रहे, टेरर अटैक्स हो रहे हैं, क्या हो रहे, तालिबान की जानिब से, काबुल की जानिब से, उसका वो हकदार है, या इट इज टिट फॉर टैट, बिकॉज उन्होंने कई सालों से इंडिया
कश्मीर में दहशतगर्दी को बढ़ावा दिया है, टेररिज्म को बढ़ावा दिया है, हमारे जवानों पे टेरर अटैक्स करवाए, हमारे बॉर्डर्स पे, हमारी सीमाओं पे हमारे जवानों पे अटैक्स कराए। आप देखिए पुंछ अटैक हुआ, टीटवाल अटैक हुआ, बारामूला अटैक हुआ, कारगिल वॉर हुआ। सब नतीजा जो है वो पाकिस्तान की जानिब से, पाकिस्तान को लगता था कि जैसे हमने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को कब्जे में कर लिया वैसे ही हम इंडियन कश्मीर को भी अपने कब्जे में कर लेंगे। लेकिन उनके सारे गलत इरादों पे और उनके सारे दहशतगर्दाना इरादों पे पानी फेर गया। और आप देख सकते हो आज पाकिस्तान की कोई जिक्र ही नहीं छेड़ता है पूरी वर्ल्ड में। अगर हम बात करें, नतीजा है उनके फल वो आज अपने कर्म भुगत रहे हैं। इंडिया के जो फॉरेन पॉलिसीज हैं अपनी कंट्री को ग्रो करवाने के लिए, उस बारे में आपकी क्या राय है? और क्या आप समझती हैं कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को बेहतर करने में बहुत बड़ा उनका एक किरदार रहा है? क्या समझती हैं? एज फॉर आई थिंक मैं काफ़ी सादा पीछे जाऊंगी। बहुत सारे हम लोग हिस्ट्री की तरफ अगर बात करें तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उन्होंने प्रूव किया है कि लीडर जो होता है ना वो ऐसा होता है, लीडरशिप ऐसी होती है। लाइक हम लोग जितना मर्जी क्रिटिसिज्म की तरफ जाएं, आप देखें ना कि हम लोगों ने पाकिस्तान में हमारी आवाम में मतलब आई डोंट नो व्हाई बट हमारा जो क्रिटिसिज्म वाला फैक्टर है ना वो थोड़ा ज्यादा है। जैसे चंद्रयान 2, आई एम सो सॉरी, मतलब मैंने अभी रिसेंटली उसके बारे में स्टडी किया था, तो चंद्रयान 2 जब फेल हुआ था, आई लिटरली डोंट कंसीडर, मैं जहां पर भी कह रही हूँ, जहां पर भी मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है चंद्रयान को लेकर, मैं इसको फेलियर नहीं समझती। चंद्रयान 2 वाज नॉट अ फेलियर, ठीक है, वो एक इम्प्रूवमेंट के लिए उनके लिए बहुत बेहतर हुआ कि उन लोगों ने रिस्क नहीं लिया उसको लैंड करवाने का और वो वापस आ गए, ठीक है, जिसकी वजह से अब फाइनली वो लोग मोर एंड मोर पावर के साथ चंद्रयान 3 को इंट्रोड्यूस करवा सके। तो आई थिंक दैट वाज अ सक्सेस इटसेल्फ, ठीक है। लेकिन फिर भी जब चंद्रयान 2 चांद पर लैंड ना कर सका तो पाकिस्तान ने क्रिटिसाइज किया, मीम्स बहुत बनी और ये सब कुछ हुआ। अब फाइनली उसके बाद जो है सिचुएशन हम लोग बात करते हैं कि हम लोग इसी तरह से जैसे गवर्नमेंट्स की बात आ जाती है तो हम लोग जो है उनकी गवर्नमेंट्स को भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं। लेकिन मैं बात करूंगी एस जयशंकर साहब के बारे में, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनके बारे में जो आईटी मिनिस्टर हैं यूएई के, उनकी एक स्टेटमेंट सामने आई थी। और वो स्टेटमेंट कब सामने आई थी? जब एस जयशंकर ने कहा था कि यूरोप हैज गेट आउट ऑफ द माइंडसेट कि यूरोप का प्रॉब्लम पूरी दुनिया का प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर यूरोप को कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, तो उससे मुझे कोई मसला नहीं है, मेरी कंट्री को कोई मसला नहीं है। ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी, एक बहुत बड़ा थप्पड़ था जो उन्होंने रिसीव किया। उसके बाद यूएई के आईटी मिनिस्टर ने कहा कि मैं एस जयशंकर की पर्सनालिटी से बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हूँ। इस टाइम पाकिस्तान जो है वो भिखारिस्तान बन गया है। इस टाइम पाकिस्तान के पास कोई भी सोर्स नहीं है, कोई भी इनकम सोर्स नहीं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, फाइनेंशियल क्राइसिस है। आप देख सकते हो आईएमएफ के पास डॉलर्स की भीख मांगने जाता है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान को कहीं पे एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। तो अब उनको पता ही है कि इंडिया जो है एक तरफ से हमें देख लो, हम भूखमारी के शिकार हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ से हमारा जो पड़ोसी मुल्क इंडिया है वो आसमानों की बुलंदियां छू रहा है। वही इंडिया जिस पे हमेशा दहशतगर्दाने हमले होते थे, वही इंडिया जिस पर हमेशा चालें चली जाती थी, वही इंडियन कश्मीर, लेट मी कंप्लीट नाविश, वही इंडियन कश्मीर जहां पे हमेशा से ही जुल्म सितम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की जानिब से देखने को मिलता था। नार्को टेररिज्म था, हर किसी एंगल से टेररिज्म फैलाने की भरपूर कोशिश की गई। तो आप मुझे बता दें कि हम लोग कैसे एक्सेप्ट करें, हम लोग कैसे रिलेशंस बेहतर करें। हम लोगों ने तो हमेशा हमारा मुल्क जो है ना, हमने चंद्रयान 3 जो लॉन्च हुआ, ये भी हमने मानवता के लिए ही किया है, ये भी हमने ह्यूमैनिटी के लिए किया है, ये हमने पूरे विश्व के लिए किया है। लेकिन अगर हम वही बात करेंगे पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में कौन सी अमन शांति है? वहां पे तो खुद वहां पे लोगों के साथ जुल्म, अपनी कंट्री की माइनॉरिटीज के साथ जुल्म हो रहा है। वहां पे बस सिर्फ एक नारा चलता है, रिलीजन का नारा। तो आप हमें बता दें कि अगर हम लोग उनके साथ रिलेशंस ठीक करें तो उनको भी पहले से ही वो चीजें रखनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं कि यहाँ से वो हाथ बढ़े और पीछे से वो छुरा घोंपने का काम करे। आप मुझे बोलो, हम लोग कैसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं? फाइका, आपने कहा कि हिंदुस्तान जो है आसमान की बुलंदियों को छू रहा है, पाकिस्तान बहुत पीछे है। तो मैं आपको बताती चलूं कि पाकिस्तान भी पीछे नहीं है। 500 फीट का झंडा लहराने का दावा किया गया है पाकिस्तान के अंदर इस 14 अगस्त पे, जिसके ऊपर बजट जो पास हुआ है दैट इज 400 मिलियन। उस झंडे के लिए 400 मिलियन, और आईएमएफ से कर्जा मिलना और यूएई से इधर उधर से कर्जा इकट्ठा करने के बाद हमने भी एक मिशन
सोचा है, सर अंजाम देने जा रहे हैं हम लोग, और वो है 500 मीटर का झंडा, फीट का झंडा। बिल्कुल 500 मीटर का आप झंडा गाड़े आप और कुछ IMF से लोन्स ले, ये बहुत तरक्की की बात है आपके लिए, क्योंकि आप एक तरफ से भीख मांग रहे हैं, दूसरी तरफ से आप अपना झंडा, इट्स लाइक बोलते हैं ना कि some people have moon in their flag and some people have their flags on the moon, ये वही चीज है। ये मैं बस इसी लाइन में इस लाइन में आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, क्योंकि आपका पाकिस्तान, देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। आप एक तरफ से डॉलर्स लाते हो भीख मांग के, IMF के पास जाते हो, बाकी सारी कंट्रीज के पास जाते हो, फिर आप इंडिया से जल के झंडा गाड़ने का काम करते हो, वो भी ऊंचा। झंडा ऊंचा पता है कैसे होता है? झंडा ऊंचा होता है सोच से, झंडा ऊंचा होता है उस मुल्क के कर्तव्यों से, उस मुल्क के कामों से जो उस मुल्क ने अंजाम दिए होते हैं ग्लोबल लेवल पे, जो उस मुल्क ने वर्ल्ड के लिए कुछ, पूरे विश्व के लिए कुछ स्टेप्स उठाए होते हैं। हमारे भारत ने 500 मीटर ऊपर झंडा नहीं गाड़ा, लेकिन फिर भी हमारे भारत का झंडा आज पूरी दुनिया में लहराता हुआ नजर आता है। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द वर्क दैट आवर कंट्री हैज डन फॉर द होल वर्ल्ड, और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने काम किए हैं। आप देख सकते हो कि वर्ल्ड में पूरे ग्लोबल लेवल पे उनको किस तरीके से रिस्पेक्ट मिल रही है। ये उन्होंने झंडा ऊंचा 1500 फीट नहीं किया है, ये उन्होंने, उनके कामों ने, उनके जहन ने, उनके दिमाग ने, उनकी शांति ने, हमारे मुल्क की पीस, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस की वजह से जो है हमारे मुल्क का झंडा जो है आज चांद से भी ज्यादा ऊंचा है